हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है एनसीईआरटी सार संग्रह जो है कंप्लीट कराया जा रहा था, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। और कक्षा जो है 6 से लेकर के 12 सहित जो है वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जो अभी तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आंसर जो है इस बुक में कंप्लीट किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है एनसीईआरटी सार संग्रह। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक होती है एनसीईआरटी सार संग्रह। इसमें जो है सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक अर्थात अर्थव्यवस्था जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई ग्रुप हो फ्रेंड तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ताकि और लोग को फ़ायदा मिल सके। इसमें जो है सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण है। और ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है, जिसमें कि आपको वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। और इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं, अर्थात इस बुक से बाहर जो है कुछ भी नहीं। ये जो अर्थव्यवस्था है इसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में जो है इसी से प्रश्न जो है बनते हैं। इसमें आपको जो है पार्ट 1 जो है कंप्लीट किया जाएगा, तो वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था एक परिचय, इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सब्जेक्ट है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो ये जो है बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसमें जो है जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक अर्थात अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे है अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। बात करें समष्ट अर्थव्यवस्था क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। समष्ट अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को जानता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमिक जो है मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो कृषि की प्रधानता है, और प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि प्रधानता है, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमिक है, और जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी कैपिटलिस्ट और
समाजवादी, सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल करके कार्य करते हैं, और इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस संकल्पना, किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो जॉन मेनार्ड किन्स की विचारों से प्रेरित थी। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमिक्स से क्या आशय है? तो आयात निर्यात गतिविधि ना होना उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे है आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। पहला है कि प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। द्वितीयक है, दूसरा है जो है आपका द्वितीयक क्षेत्रक, जो कि सेकेंडरी सेक्टर है, और तृतीयक क्षेत्रक है जिसे टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है कि कृषि और कृषि से संबंध गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो कृषि है, वानिकी है, मत्स्य खनन और आपका उत्खनन है। ये सभी जो है प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन, उत्खनन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बात किया जाए दूसरे अर्थात द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो निर्माण आता है, कोई चीज़ का निर्माण करना, विनिर्माण करना, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, ये सभी जो है द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक मतलब औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बात करें तृतीयक क्षेत्रक में, तो इसमें सेवा क्षेत्रक आता है, जो भी सर्विस दिया जाता है वो सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडार, सामुदायिक सेवाएं, ये सभी जो है टर्शियरी अर्थात तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। आगे है आपका संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर, जो की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था में उच्चतरी निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उच्चतरी निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, और जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। एक बार फिर से देख लीजिए, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति थे, जिन्हें जो है यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। आगे है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर के ऊपर से पाई जाती हैं, तो विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमिक। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर जब पाई जाती है तो उसे विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप इकोनॉमिक कहते हैं। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किए थे। और गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यदि पूछा जाए, सोशलिस्ट इकोनॉमिक का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आगे है विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2024 के अनुसार दी गई हैं। तो अमेरिका जो है इसकी जीडीपी 28.78% थी, और चीन की जो है जीडीपी 80.53 थी।
जर्मनी की 4.59, जापान की 4.11 और भारत की जो है 3.94 थी। बात करें यूके की तो 3.50 जीडीपी थी, फ्रांस की जो है 3.13 और इटली की 2.33 जीडीपी थी। कनाडा की बात किया जाए तो कनाडा की जो है ये 2.33 थी और रूसी संघ की 2.24 थी। स्रोत ये कहाँ से लिया गया है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2024 से लिया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है कि वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है वह जो है बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला टॉपिक है आपका आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं उसको देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज, आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है तो आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है तो वर्ष 2006 और 7 में प्राप्त की है। कितना? 9.6% प्राप्त की है। भारत में बचत अर्थात सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना होता है। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है तो क्रम वास्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन को आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं और इसमें जो है सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं और इसमें जो है सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या हैं तो मानव पूंजी में वृद्धि और असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक जो है परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या होते हैं तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही तो वर्ष 2006 और 7 में थी। कितना? 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम रही है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास जो है की दर सर्वाधिक रही है 7.8% रही है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 7.8% रही है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही है। सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है तो आर्थिक विकास दर कहलाती है। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पर कराया जा रहा है टीचिंग दर्पण पर। इसमें जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा कर के वॉचिंग कर सकते हैं।
जीवन की भौतिक गुणात्मक या गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसे PQLI कहते हैं का प्रतिपादन किया था तो मॉरिस ने वर्ष 1976 में किए थे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था तो मॉरिस किए थे कब? 1976 में। वर्ष 1970 के आधार पर आवश्यक प्रत्यागमन बेसिक अप्रोचेस जो है दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि PPP का प्रतिपादन किसने किया था तो GR कैसेल ने किए थे। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समानता परचेसिंग पावर पार्टी, ये जो है 3P है, मतलब परचेसिंग और P से पावर और P से परिटी, तो ये तीनों P के फुल फॉर्म हैं, के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था है। फिर से एक बार देख लीजिए, विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है तो मानवीय पूंजी माना जाता है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है तो आधिकारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक जो है जारी करता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जो है वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को प्रस्तुत किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया जाता था तो ये महबूब उल हक द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जिसे LEI कहते हैं की गणना हेतु अधिकतम आयु जो है प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में किस देश का प्रथम स्थान था तो स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान था। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का विश्व में 134वां स्थान था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं अब तक के उसको देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश को राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कर आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे माना जाता है तो साइमन कुजेनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है तो साइमन कुजेनेट्स को माना जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो PC महालनोबिस थे।
वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। और भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर जो है मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या में जो है वृद्धि की ऊंची दर है। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत अर्थात सेविंग सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र करता है। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों फिजिकल एसेट्स का है। एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का जो है सबसे कम है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 में किया गया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, में जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई है। एक बार फिर से देख लीजिए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। कब? 1867-68 में किया गया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये बताई थी। आगे हैं, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य में सर्वाधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय समंको नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जिसे NSSO का विलय कर किस नई संस्था का जो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का निर्णय लिया गया है। आगे है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आगे है MCA 21 मिशन मोज प्रोडक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। एक खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमिक में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है C+I+G प्लस कोष्टक में X - M। यहाँ पर दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है उपभोग जिसे C से डिनोट करते हैं प्लस सकल निवेश जिसे I से डिनोट करते हैं प्लस सरकारी। GDP बराबर होता है व्यय अर्थात G से डिनोट करते हैं प्लस निर्यात X से डिनोट करते हैं माइनस आयात जो है M से डिनोट करते हैं। जहाँ जो है C प्लस कंजप्शन और I बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। G मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और X मतलब होता है एक्सपोर्ट और M मतलब होता है इंपोर्ट। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है। मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो नॉमिनल GDP कहा जाता है। मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन के एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो नॉमिनल GDP कहा जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से अर्थात सब सर्विस सेक्टर से प्राप्त होता है जो कि टर्शियरी सेक्टर में आता है अर्थात तृतीयक क्षेत्र में आता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग जो है किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत में राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान देता है? तो लगभग 46% योगदान देता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे GNP का क्या है? तो ये है राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो श्री रंगराजन समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो श्री रंगराजन समिति पर स्वीकार की गई थी। आगे है आपका जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? तो वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन जो है भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो BK राव के द्वारा किया गया था वर्ष 1931-32 में। अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम है। अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य का से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम है। आगे है, PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जुलाई को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक जो है प्लानिंग। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पर कराया जा रहा है। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी वाचिंग कर सकते हैं। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें जो है केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों, प्रोग्राम्स एवं नीतियों, पॉलिसीज का भी निर्धारण किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों से प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों, प्रोग्राम्स एवं नीतियों, पॉलिसीज का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में ये तैयार किए थे। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित की थी। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? तो हैराल्ड डोमर योजना पे आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? तो हैराल्ड डोमर योजना पर आधारित है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम योजना के दौरान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास करना था। देश में समाजवादी समाज सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था।
भारत में आर्थिक नियोजन के वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी और इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी और इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावी हुआ था? तो 1978 से 80 तक प्रभावित हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये किए थे। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे है अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नर मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था और इसे जो है भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था और इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। आगे है आपका आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रास नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। आर्थिक नियोजन के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास के केंद्र उपागम अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्रारंभ किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सामाजिक न्याय एवं समानता के समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1975 में किया गया था। नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र विजन डॉक्यूमेंट्स, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा एक्शन एजेंडा प्रकाशित करता है। फिर से देख लीजिए एक बार। नीति आयोग जो है वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र और 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा प्रकाशित करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण की रणनीति अपनाई गई थी। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं सूची
की समवर्ती सूची कंक्रीट लिस्ट का विषय बनाया गया है। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। आगे है आपका भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। योजना और अवधि दिया गया है और मुख्य उद्देश्य दिया गया है। प्रथम योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक थी, और इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक थी। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ था और भारी उद्योगों का विकास हुआ था। बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 में हुई थी, और इसमें जो है खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता में कमी लाना था। आगे है 3 एक वर्षीय योजना, तो 1 अप्रैल 1966 से लेकर के 31 मार्च 1969 में। चौथी योजना क्या है, तो इसमें 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 तक थी, और इसमें जो है विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता स्थापित करना था। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1979 तक थी, और इसमें जो है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को, और गरीब उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर बनाना। आगे है वार्षिक योजना जो कि 1 अप्रैल 1979 से लेकर के 31 मार्च 1980 तक। इसमें जो है छठी योजना 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985 तक थी, और जिसमें जो है निर्धरता का उन्मूलन करना, असमानता की कमी लाना और आधिकारिक संरचना का विकास करना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक, जिसमें कि रोजगार के नए अवसरों को सृजन करना और कृषि उत्पादकता में जो है वृद्धि करना था। 2 एक वर्षीय योजनाएं जो कि 1 अप्रैल 1990 से लेकर के 31 मार्च 1992 तक थी। 8वीं योजना जो है अप्रैल 1992 से लेकर के 31 मार्च 1997 तक थी। इसमें जो है शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधिकारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1997 से लेकर के 31 मार्च 2002 तक थी। इसमें जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास करना और कीमत स्थिरता के साथ जो है समृद्ध करना और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना था। अगली पंचवर्षीय योजना जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 1 अप्रैल 2002 से लेकर के 31 मार्च 2007 तक थी। ये ईयर भी आपसे पूछा जाता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, तो 1 अप्रैल 2002 से लेकर के 31 मार्च 2007 तक थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो है उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक, और इसमें जो है बहुमुखी लक्ष्यों, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धरता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना था, और द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति थी। उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना था और पर्यावरण संरक्षण करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक थी, और इसमें जो है तीव्र सतत एवं आर्थिक विकास, समावेशी विकास था, और इसमें जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है 8% की वृद्धि की गई थी। तो ये सभी जो है पंचवर्षीय योजनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसका सेशन भी ध्यान रखिएगा, कब कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है आपका जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल
पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना गया है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश प्लान हॉलिडे लाया गया था? तो 3 बार लाया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? तो 3 बार लाया गया था। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर एवं समावेशी विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या है? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर, धारणी और अधिक समावेशी विकास करना था। ये सभी जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। 6ठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पड़ जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।